हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। हर एक क्लास में ये चीज़ मैं बोलती हूँ। आप सभी लोगों में से बहुत सारे हमारे भाई बहन डीएलएड कर चुके हैं और बहुत सारे भाई बहन अभी डीएलएड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती का इंतजार हम सभी को है। 2018 के बाद कोई भी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है आपके उत्तर प्रदेश में। और अभी 2025 चल रहा है। पिछले 7 सालों में शिक्षकों की कोई कमी ही नहीं हुई हमारे उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन क्या है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और हमारे जो भाई बहन है डीएलएड के लगातार प्रयागराज में धरना दे रहे हैं, लगातार प्रयागराज में धरना दे रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो कम से कम हम उनको अपने मनोभावों से तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, अपने मन से तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी है, वो शिक्षक भर्ती है, वो आएगी कि नहीं, वो कई चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहली चीज है कि छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात प्रत्येक 30 छात्र पर, प्राइमरी की बात मैं कर रही हूँ, एक टीचर की जरूरत होती है। प्रत्येक 30 बच्चे पर एक शिक्षक की जरूरत होती है। प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं। अगर जूनियर की बात करें तो 35 बच्चों पर एक टीचर की जरूरत पड़ती है। और हमारे उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, हर साल जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ने की अपेक्षा क्या हो रही है, कम हो रही है प्राइमरी स्कूलों में। उसके बहुत सारे रीजन हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या सच में 25 में वैकेंसी आएगी कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या क्या रीजन है जिस वजह से वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैं सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले छात्र शिक्षक अनुपात की बात हम कर लेते हैं। हमारे जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, वो बार बार बोलते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो पूरा है। और वो क्या करते हैं, वो शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लेते हैं और अनुदेशकों को भी जोड़ लेते हैं। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जोड़ करके वो हमेशा कहते हैं कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा है। हालांकि अगर शिक्षा मित्रों को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी योग्यता कम है फ्रेंड्स, लेकिन अगर योग्यता होती तो वो उन्हें शिक्षक के पद पर से क्यों हटा दिया गया। तो पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं। शिक्षा मित्र भी वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो योग्यता नहीं थी जिसकी वजह से सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटा दिया। तो उन्हें भी अगर हम अध्यापक के साथ जोड़ रहे हैं तो अध्यापक की सैलरी भी तो उन्हें मिलनी चाहिए शिक्षा मित्रों को। ये भी तो हमें सोचना चाहिए। ये नहीं कोई सोच रहा है। लेकिन हाँ, छात्र शिक्षक अनुपात जब हमें पूरा करना है तो इसमें हम शिक्षा मित्रों को भी जोड़ेंगे और अनुदेशकों को भी जोड़ेंगे जिनको 8,000 सैलरी मिल रही है। उन सभी को जोड़ करके छात्र शिक्षक अनुपात हम पूरा दिखा देंगे। लेकिन जब सैलरी देनी होगी तो हम शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को सैलरी नहीं देंगे, उतनी ही देंगे जितना हम दे रहे हैं। किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 8,000 मिल रहा है। शिक्षकों के बराबर उनको तब हम नहीं रख रहे हैं। लेकिन जब छात्र शिक्षक अनुपात पूरा करना है तब हम उनको क्या कर रहे हैं, इसमें रख ले रहे हैं। और हम नई शिक्षक भर्ती नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, यही कह कह करके अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को इसमें जोड़ करके। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो यही गलत हो जा रही है। अगर यहाँ पर हम शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा नहीं होगा और तब वैकेंसी आएगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी चीज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विद्यालयों को अब हम मर्ज करेंगे। जैसे कोई एक ग्राम सभा है, एक ग्राम सभा है, पूरी की पूरा एक गांव है जिसमें कि 3 स्कूल चल रहे हैं। 3 स्कूल चल रहे हैं। ये मान लीजिए ए है, ये स्कूल बी है, ये स्कूल सी है। अब ए बी सी 3 स्कूल चल रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए इस समय छात्रों की संख्या 15 है, यही कह रहे थे मुख्यमंत्री। इसमें कह रहे थे मान लीजिए 20 है और इसमें मान लीजिए 30 है। तो अब तीनों को कंपेयर आप करोगे तो ए बी सी स्कूल में सबसे ज्यादा संख्या किस स्कूल में है, सी में है। अब मान लीजिए ए में खाली 2 टीचर हैं, बी में केवल 1 टीचर है और यहाँ पर 3 टीचर हैं, यही वो कह रहे थे। तो अगर इन स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, इन स्कूलों को ए और बी को बंद कर दिया जाता है, तो ये जो 15 बच्चे हैं इनको भी सी में शिफ्ट कर दिया जाए और ये जो 20 बच्चे हैं इनको भी सी में शिफ्ट कर दिया जाए। और ये जो 1 टीचर यहाँ है, 2 टीचर यहाँ, इन तीनों टीचर्स को भी इसी में बुला करके अगर इन तीनों को भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 टीचर हो जाएंगे और बच्चों की संख्या भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देखिए 20 और 30 50 और ये 60 65 बच्चे भी मिल जाएंगे इकट्ठे।
ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरीके से हम कर देंगे कि विद्यालय तीनों विद्यालय को एक में मिला देंगे, एक ही विद्यालय में सारे के सारे बच्चे आएंगे, वहीं पर शिक्षकों को भी शिफ्ट कर देंगे और इस तरीके से बच्चों को टीचर मिल जाएंगे और टीचर्स को बच्चे मिल जाएंगे। अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब? 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं, तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बार ये चीज सोचिए, जब गांव में विद्यालय है तब नहीं बच्चों को कोई भेजेगा, और जब दूसरे गांव में चला जाएगा, हालांकि ग्राम सभा भले ही एक होती है, लेकिन जो गांव होते हैं वो दूर दूर होते हैं। आप लोगों ने भी टीचिंग की है, आप लोगों ने अभी नौकरी नहीं मिली लेकिन टीचिंग आप सभी लोगों ने की है। तो आप सभी लोगों ने 4 बार टीचिंग की है डीएलएड में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्राम सभा के स्कूल होते हैं वो 1.5 किलोमीटर पे होते हैं। जो मानक है हमारा वो 1.5 किलोमीटर का होता है। अगर 1.5 किलोमीटर पर दूसरा स्कूल है तो जो छोटे बच्चे हैं 6 साल, 7 साल, 8 साल के, वो 1.5 किलोमीटर पार करा के कौन ले जाएगा? अब यहाँ पर जैसे ए स्कूल है, ये बी है, ये सी है, यही चीज मैं फिर से बना रही हूँ। तो अगर ए स्कूल को बंद कर दिया गया, बी स्कूल को बंद कर दिया गया, अब यहाँ के बच्चों को सी स्कूल में कौन पहुंचाएगा? या बी के बच्चों को सी स्कूल में पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका मतलब यही है कि वहां के बच्चे आना ही बंद कर देंगे इस सी स्कूल में, क्योंकि सबके गार्जियन नहीं ला करके छोड़ेंगे इतनी दूर। जब गांव में स्कूल है, गांव में नहीं भेजना चाह रहा कोई, तो क्या दूर के स्कूल में कोई भेजेगा? तो इस तरीके से क्या होगा, इस स्कूल का अस्तित्व खत्म, ए का अस्तित्व खत्म, बी का अस्तित्व खत्म, अब यहाँ के प्रिंसिपल का भी पद खत्म, यहाँ के भी प्रिंसिपल का पद खत्म। और ऑलरेडी आप लोगों को डाटा पता है कि करीब 27,000 ऐसे विद्यालय हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, 27,000, जहां पर संख्या 30 से कम है। ये काफी पुराना डाटा है दोस्तों, अभी तो और भी हो सकते हैं विद्यालय। तो अगर इन स्कूलों को बंद कर दिया जाता है तो ये पद तो वैसे ही इतने सारे जो एक तरीके से प्रिंसिपल के पद हैं 27,000, वो तो समाप्त ही हो गए। और कितने सारे शिक्षकों के पद समाप्त होंगे, अब आप जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से जब विद्यालय को बंद किया जाएगा, या विद्यालय को जब हम बंद या इस तरीके से मर्ज कर देंगे, तो वैकेंसी कहाँ बचेगी? आप खुद सोचिए ना। इस स्कूल में वैकेंसी बची ए में, ना बी में। सबसे अच्छा तरीका है, सरकार को ये सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि हम किस तरीके से स्कूल में हम ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं दें, ऐसा क्या क्या दें प्राइमरी स्कूल में, जिससे अगर इस स्कूल में 15 बच्चे आ रहे थे तो ये 15 की संख्या 50 में कैसे हो, अगर इस स्कूल में 20 बच्चे आ रहे थे तो 20 की संख्या कैसे 60-70 पहुंचे। हमें इसके बारे में सोचना है कि प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा क्या दे रहे हैं बच्चों को कि गार्जियन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, और सरकारी स्कूल वाले ऐसा क्या नहीं दे पा रहे हैं कि वहां पर लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे। ये सभी को पता है कि जो सरकारी स्कूल में टीचर आ रहा है वो ज्यादा योग्यता रखता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है और उसके पास ज्ञान भी ज्यादा है। ये सभी को पता है। तो क्या रीजन है ऐसा कि वो बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है? इस पर सरकार नहीं फोकस कर रही है। समस्या कहाँ है, इस पर फोकस नहीं कर रही है। और अगर समस्या को ही हम नहीं खत्म करना चाहेंगे तो फिर यही सब चीजें बचेंगी कि हम स्कूल बंद कर दें। आज अगर एक ग्राम सभा में 2 स्कूल बंद करके एक को खोल दिया गया, कल इसको भी बंद कर दिया जाएगा। कल कह दिया जाएगा कि न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय चलेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो जब स्कूलों को ही कम कर दिया जाएगा तो भर्ती कहाँ से आएगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये चीज बोल दी है तो ये यहाँ पर किसी का भी ध्यान समस्या पर नहीं है। जब फ्रेंड्स कोरोना आया था, आप सभी को पता होगा 2020 में जब कोरोना आया था
तो एकाएक जो शिक्षकों की जो बच्चों की संख्या थी वो स्कूलों में बढ़ गई। उसका रीजन क्या था कि लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों के रोजगार चले गए थे, गाँव में भी लोगों के बहुत सारे लोग जो बाहर कमाने वाले थे, वो सब वापस घर आ गए थे, तो वो अपने बच्चों को सक्षम नहीं थे प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए। तो उन सभी ने 1 से 2 साल के लिए क्या किया, सभी बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में भेज दिया। तो एकाएक बच्चों की संख्या तब बढ़ी थी, लेकिन तब से कोरोना के बाद से जो संख्या है वो लगातार ड्रॉप हो रही है। इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बहुत अंदर जाऊं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे हमारा जो सरकारी विद्यालय है, इसमें जब बच्चा 6 साल का होगा तभी उसका एडमिशन हम कर सकते हैं। जब वो 6 साल पूरा कर लेगा तभी उसका एडमिशन हम कर सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, बच्चा 3 साल का भी नहीं हुआ है उसका भी एडमिशन ले लेते हैं वो लोग। तो जो बच्चा 3 साल की उम्र से ही प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू कर देगा, वो 6 साल में वापस क्या सरकारी स्कूल में आएगा? नहीं आएगा। और आंगनबाड़ी की सुविधा की गई है प्री प्राइमरी के लिए, लेकिन आंगनबाड़ी हर एक ग्राम सभा में या हर एक विद्यालय, अगर ये ग्राम सभा में 3 विद्यालय हैं ABC, तो यहाँ पर भी आंगनबाड़ी नहीं है, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी नहीं है, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी नहीं है। मान लीजिए किसी में भी आंगनबाड़ी नहीं है, तो वहां के बच्चे जो प्री प्राइमरी वाले हैं वो कहीं नहीं जा पाएंगे, वो प्राइवेट स्कूल में गार्जियन उनको भेज दे रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। एक तो सारे गार्जियन बच्चों का आधार नहीं बनवाते, बहुत समस्या आ रही है इसको भी लेकर के। सारे बच्चों का यूडाइस पोर्टल पे सारे बच्चों का जो डाटा है वो ऑनलाइन सबमिट हो रहा है, ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से भी बच्चों की जो संख्या है एक्चुअल वो घटती जा रही है। ऑनलाइन वर्क के चक्कर में और संख्या जो है वो कम होती जा रही है। कहीं किसी बच्चे का नाम गलत है, किसी बच्चे का आधार परिवार वाले बार-बार कहने पर भी नहीं बनवा रहे हैं। तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो शिक्षकों के सामने हैं। और अगर एक स्कूल में मान लीजिए केवल 20 बच्चे ही ऑनलाइन दर्ज हैं, उस स्कूल में आ रहे हैं 35 बच्चे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम नहीं दर्ज है, वो भी आ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन तो डाटा जो दिखाएगा सरकार को, सरकार तो उसी पर एक्शन लेगी। तो स्कूल में भी स्कूली स्तर से भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे बच्चों की संख्या घट रही है। ये सब जो चीजें हैं डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो खाते में पैसा है वो माता पिता के जा रहा है। माता पिता उस पैसे का कुछ और यूज कर ले रहे हैं। बच्चों के लिए ना तो ड्रेस खरीद रहे हैं, ना तो जूता मोजा खरीद रहे हैं, ना बैग खरीद रहे हैं। उस पैसे का जो 1200 रुपए मिल रहे हैं उसका कुछ और कर ले रहे हैं। और देखने में लगता है कि बच्चों को ड्रेस ही नहीं मिला है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं फ्रेंड्स जो हमें दिख नहीं रही हैं। तो अगर ये जो विद्यालयों को मर्ज करने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है, इसका क्या असर पड़ेगा शिक्षा के अधिकार पर? अब आप सोचिए, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का निःशुल्क जो है वो अधिकार है कि बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क ये सभी बच्चों को देने का अधिकार है। अब वही चीज मैंने कहा कि अगर ए स्कूल को बंद कर दिया गया, बी स्कूल को बंद कर दिया गया, सी स्कूल को केवल चालू रखा गया, तो क्या गारंटी है कि ए और बी के बच्चे सी वाले स्कूल में पढ़ने आएंगे? कौन उन्हें ला करके छोड़ेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं फ्रेंड्स, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जा करके वो नहीं जा पाएंगे सी स्कूल में। और जो बच्चे एकदम गरीब हैं, जो एकदम समाज के निचले स्तर से आ रहे हैं, वो बच्चे प्राइमरी में आ रहे हैं, तो उन्हें कौन ला करके विद्यालय में छोड़ेगा? बल्कि सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि अगर किसी स्कूल में 2 टीचर हैं तो 2 की संख्या को हम 5 कैसे बनाएं और क्या-क्या ऐसी सुविधाएं दें कि जिससे बच्चों की संख्या बढ़े। अब फ्रेंड्स, गार्जियन भी देख रहा है कि एक स्कूल में केवल 1 शिक्षक है और उसके पास भी बहुत सारे कागजी काम है विद्यालय में करने के लिए, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? या किसी स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं तो किस तरीके से सारी चीजें मैनेज होंगी और किस तरीके से सारे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? ये समस्या भी आ रही है। तो जब हम एक स्कूल में कम से कम 5 टीचर देंगे, इसके अलावा एक प्रिंसिपल देंगे अलग से, एक बाबू या चपरासी देंगे जो स्कूल की सारी व्यवस्था देखेगा, और इसके अलावा वो विद्यालय के कुछ कागजी कामों को भी करेगा, तब जा करके जो विद्यालय है वो फिर से उनकी रौनक वापस आएगी। जैसे पहले के समय में विद्यालय चलते थे, 5 टीचर होते थे और सभी क्लासेस बराबर चलती थी, तो वो चीज तभी वापस आएगी जब हम वो सारी सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दी जा रही हैं वो हमारे सरकारी विद्यालय में भी मिले। और ये तभी होगा जब सरकार चाहेगी। अब सरकार अगर विद्यालय को बंद करने पे लग गई है
तो फिर दोस्तों आप सभी को पता है कि उसका क्या परिणाम होगा। जब विद्यालय ही नहीं रहेंगे तो पद कहाँ से बचेंगे और शिक्षक भर्ती कहाँ से आएगी। तो ये चीज दोस्तों बतानी आप लोगों को बहुत जरूरी थी। हमारे जितने भी भाई बहन धरना दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोग, उम्मीद ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग की मेहनत रंग लाए। लेकिन ये जो विद्यालय को मर्ज करने वाली बात है फ्रेंड्स, ये नहीं समझ में आ रही। कोई समस्या आ रही है हमारे सामने तो उसका हमें समाधान खोजना है, उस समस्या से हमें भागना नहीं है। लगभग सारे प्रशिक्षु हमारे जितने भी भाई बहन है सब यही चाहते हैं कि जो प्राइमरी स्कूलों की रौनक पहले थी वो वापस आए। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज और मुझे आप लोगों से बतानी है कि सरकार को इस बात पर भी सोचना चाहिए कि अगर कोई सरकारी स्कूल चल रहा है, सरकारी स्कूल ए चल रहा है, इसी के जस्ट बगल में आप कोई प्राइवेट स्कूल खोल दोगे, एकदम सटा हुआ 200-300 मीटर पर एक प्राइवेट स्कूल खोल दोगे आप, तो उसका पूरा का पूरा असर उस सरकारी विद्यालय पर दिखता है। और ये मानक होना चाहिए कि अगर कोई सरकारी स्कूल है तो उसके कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास कोई प्राइवेट स्कूल ना खुला हो। उसका भी असर पूरा का पूरा तुरंत बच्चों पर पड़ जाता है। गार्जियन तुरंत प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, बगल के स्कूल में जब देखते हैं प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है। इस पर भी सरकार को लगाम लगानी चाहिए और इस पर बहुत बहुत जरूरी है लगाम लगाना। छोटे छोटे स्कूल खोल लेते हैं लोग एकदम प्राइमरी स्कूल के बगल में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से भी संख्या घट रही है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिस पर हमें विचार करके ये फिर एक बार फिर से ये कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राइमरी स्कूलों की रौनक पहले थी उसको कैसे हम वापस लाएं। क्योंकि सभी लोग समाज में इतने धनी नहीं है, सभी लोग इतने सक्षम नहीं है कि सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पाए या सभी लोग अपने बच्चों को अच्छे से अलग अलग विद्यालय में भेज पाए। लेकिन अगर सारी सुविधाएं प्राइवेट वाली सरकारी स्कूल में अच्छे से मिलेंगी तो हर एक गार्जियन भेजना चाहेगा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में। और इसके लिए एक प्राइमरी स्कूल में जितने मानक शिक्षक हैं उतने होने चाहिए, उतने ही हर एक सुख सुविधा होनी चाहिए। और ये चीज तभी होगी जब हम सभी लोग इसके लिए मिलकर संघर्ष करेंगे। और आप सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का सपोर्ट करने का, कि आप सभी लोग सरकार से मांग करिए कि एक बार फिर से सरकारी विद्यालयों की जो रौनक पहले थी वो वापस आए और उसके लिए हम सभी लोग मेहनत करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी आज कि किस तरीके से बच्चों की संख्या घट रही है या छात्र शिक्षक अनुपात की क्या स्थिति है, और अगर विद्यालय को मर्ज कर दिया जाएगा तो उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जिस गांव के बच्चे हैं जिनका विद्यालय बंद कर दिया जाएगा। तो इन सभी पर मैंने बात की। इसके अलावा जिसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहां पर सरकारी स्कूलों को धड़ल्ले से बंद किया जा रहा है। तो शिक्षा का अधिकार रह कहां गया? निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना था वो तो खत्म ही हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। और आप सभी लोग जितने लोग धरना दे रहे हैं, आप सभी लोगों के साथ दोस्तों मैं हूं और उम्मीद करती हूं कि शिक्षक भर्ती आए, क्योंकि हर साल 10 से 12,000 टीचर रिटायर हो रहे हैं पिछले 7 सालों में। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने टीचर रिटायर हो चुके हैं। शिक्षकों की संख्या लगातार घट रही है और जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे विद्यालय में। जब कोई सुख सुविधा देखता है तभी वो अपने बच्चों को तभी कोई गार्जियन अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना चाहता है, लेकिन जब कोई सुख सुविधा नहीं देखता है तो वो नहीं भेजना चाहता है। इसके अलावा सरकार को भी होना चाहिए, सरकार की जितनी भी योजनाओं का लाभ जो कोई ले रहा है, फ्री का राशन सब लोग ले रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को विद्यालय में, अगर आप फ्री का राशन ले रहे हैं इसका मतलब आप गरीब हो, तो आपका बच्चा कैसे प्राइवेट स्कूल में जा रहा है? ये भी तो होना चाहिए। सरकार को इन सब बातों पर भी सोचना चाहिए और ये सब बातें बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी और शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं ये एनालिसिस भी अब आप खुद से कर सकते हैं कि कैसे शिक्षक भर्ती आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। डीएलएड की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, सारे विषयों की पढ़ाई हो रही है। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल करके मैसेज करके, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो, दोनों की ही क्लासेस आप ले सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। सारे विषयों की क्लासेस आपको ऑनलाइन अच्छे से लाइव मिलती हैं हमारे ऐप में।
और ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप से आप जुड़िए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम देते हैं, पूरी क्लासेस हम देते हैं, सारे विषयों के बहुत ही अच्छे से नोट्स बना करके अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स हम देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं ऐप में, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल करके, मैसेज करके, या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।